जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का हमारा लेक्चर 21 है और हमारा मिशन क्या है? मिशन अकाउंट्स असिस्टेंट का। हम पूरी तरीके से जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा पर्सनालिटीज इन रेस्पेक्ट टू रिलीजन वगैरह, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटी डिस्कस की। आज जो हमारा टॉपिक है, इन सीरियली हम चल रहे हैं, वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इसको पूरी तरीके से देखेंगे। CSS के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, डेफिनेशन जानेंगे। इसमें हमें गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। CSS गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना, पूरी तरीके से इन स्कीम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। ये है जम्मू एंड कश्मीर की फास्ट ग्रोइंग एजुकेशन चैनल और यहाँ पर मिल रहा है आपको सही ज्ञान। अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की लेक्चर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो डेफिनेशन क्या है, CSS की डेफिनेशन क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एक्चुअली होती क्या है। तो अगर हम पूरी तरीके से देखेंगे, आर स्कीम्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बट आर लार्जली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो ये वो स्कीम ही होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। हमारे पास दो गवर्नमेंट्स होती है, एक तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल में हेड करती है और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्कीम ऐसी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करती है, लोगों के ऊपर लागू करने पड़ते हैं, ठीक है। बट इनको लार्जली फंड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड देता है। अब किस तरीके से फंड्स मिलते हैं वो चीजें अगर देखा जाए तो लार्जली फंडेड मतलब 60-40 का रेशो हो सकता है। अगर देखा जाए तो कहीं कहीं केसेस में 80-20 का रेशो देखा गया और कुछ एरियाज में अगर आप देखोगे, वो मैं आपको बाद में क्लियरली बताऊंगा, 90:10% का भी रेशो रहता है। यानी कि 90% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है और जो 10% आपके फंड्स है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है। इसी तरीके से 80% में 80-20 में 80% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है और 20% आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। 40 में भी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देता है। ये पूरी तरीके से एक आइडिया है कि स्टेट गवर्नमेंट इन स्कीमों को लागू कर देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको फंड कर देता है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे भारत में अभी प्रेजेंटली 29 CSS है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कितनी है? 29। अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, हाउ मेनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर देयर इन इंडिया प्रेजेंटली, तो उसका आंसर 29 आएगा। अब अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। पहली जो कैटेगरी है जिसको हम कोर ऑफ द कोर स्कीम कहते हैं, ठीक है, और दूसरी जो कैटेगरी है जिसको हम कोर स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। कोर ऑफ द कोर मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है इसके बारे में अभी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो आता है हमारा वो है कोर स्कीम्स। अब ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन को इंक्लूड कर देती है। अब अगर पूरी तरीके से बात करेंगे तो यार ये जो स्कीम्स होती है, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, इनमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो ये फुल्ली फंडेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और दो ऑप्शंस और होंगे, तो इसमें कोर ऑफ द कोर स्कीम्स आपको टिक कर लेना है। अब अगर पूरी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स इन इंडिया प्रेजेंटली आर 6। कितने हैं? 6। इन चीजों को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे बाद में। पहले हम चलते हैं कोर स्कीम्स की ओर। कोर स्कीम्स अगर देखा जाए तो ये वो वाली स्कीम्स हैं जिन मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें लार्जली फंडेड होती है, तो 60-40 के हिसाब से फंडिंग होती है। इन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स अगर बात करेंगे, इंडिया की रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में यही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में होता है। अब अगर बात करेंगे कहीं कहीं स्टेटों में 90:10% का रेशियो रहता है। अब इसमें कौन कौन से 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है ना, हमारे 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो उनमें 9:10 की परसेंटेज रहती है। और अगर देखा जाए 3 हिमालयन स्टेट्स की, हिमालयन स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड होता है, तो इनमें 90:10 की परसेंटेज का रेशियो रहता है। ये जरूरी नहीं है कि 90:10 ही रहेगा, बट इसमें वेरी हो सकता है। इट इज नॉट हार्ड एंड प्रोस्पेक्टिव, इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो यहाँ आप मतलब पूरी तरीके से अपने जहन से निकाल देना। बट यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ पर आ सकता है? अब अगर 29 है तो 6 इसमें ये बच गए, तो टोटल कितने हैं हमारे पास कोर स्कीम्स? टोटल 23 कोर स्कीम्स हैं।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोर ऑफ द कोर स्कीम को, एक एक करके पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम पूरी तरीके से मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, मैं आपको तरीके भी बताऊंगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, मैं आपको क्लियरली ये चीजें पूरी तरीके से दिमाग में बिठा दूंगा कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम करेंगे कोर स्कीम्स को डिस्कस। सबसे पहले कोर ऑफ द कोर स्कीम्स को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें नंबर 1 आता है MG नरेगा। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस तरीके से याद रख लीजिए, MG नरेगा, महात्मा गांधी, MG नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने इसको क्लियरली एलॉबरेट किया है। अब अगर देखा जाए तो अर्लियर इसका नाम क्या था, इसका पहले क्या कहा जाता था MG नरेगा, जिसका आज नाम है, इस स्कीम का पहले कोई और नाम था, वो उस नाम को जानने की कोशिश करेंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा नाम देखेंगे, उसी वक्त उसको नरेगा नंबर 42 के नाम से भी जाना जाता था, बट जो लेटर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया MG नरेगा। MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब अगर इसकी एम की बात करेंगे, पूरी तरीके से एम अगर सोचेंगे कि एम क्या है, इस स्कीम की एम क्या है, तो इस स्कीम की है इट एम्स टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। मतलब ये पूरी तरीके से रूरल एरियाज में ही लागू होती है बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ये याद रख लीजिए कि एम इसकी क्या है, एम इसकी है रूरल डेवलपमेंट करना, रूरल डेवलपमेंट में लिवलीहुड प्रोवाइड कर लेना। किस तरीके से ये कर रहा है, ये कर रहा है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। पूरी तरीके से 100 डेज प्रोवाइड कर देते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट में। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको 100 दिनों का बेरोजगार भत्ता जिसको कहते हैं ना, वो मिलने वाला है। तो आप पूरी तरीके से इस चीज को जान लीजिए कि किस तरीके से ये होता है। तो 100 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट के मिलने वाले हैं। अब वो कहां पर मिलेंगे, विद इन 5 किलोमीटर ऑफ योर रेजिडेंस। तो ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जहां पर मतलब पूरी तरीके से 5 किलोमीटर के अंडर ही जॉब मिलने वाला है। इसके रिलेटेड एक और पॉइंट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं थोड़ी देर में, तब तक आप यहां पर ये चीज सुन लीजिए। दिस एक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय PV नरसिम्हा राव, गवर्नमेंट ने किया था इन 1991 में, ठीक है। इन 206 फाइनली एक्सेप्टेड बाय पार्लियामेंट, ये पूरी तरीके से पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया और ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया। लेटर इन 2008 मतलब 2008 में इट वाज मतलब पूरी तरीके से ये हर किसी स्टेट में, ऑल ऑफ द स्टेट्स में लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। नरेगा, MG नरेगा की बात कर रहा हूं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है यहां पर, MG नरेगा इम्प्लीमेंटेशन का डेट क्या था, मतलब क्या क्या और क्या, डेट और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे। MG नरेगा मैंने पिछले वीडियोस में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये इंक्लूड किया है। सो फॉर दैट रीजन मैं चाहता हूं आपका क्लियर अटेंशन कि आप मुझे बता दोगे। जो मैंने अभी बताया था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर आपने किसी भी काम के लिए डिमांड डाल दी, मतलब एप्लीकेशन डाल दी कि हमें काम चाहिए, 100 दिनों का काम आपको मिलने वाला है, अगर आपको 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर आपने अप्लाई किया बट आपको काम नहीं मिला, 16वें दिन से आपको क्या किया जाएगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे अगर आपको काम नहीं भी मिला। तो इस चीज से क्या होता है, इस चीज से गारंटी मिलती है कि हर किसी को काम मिलने वाला है, पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलने वाली। दैट इज व्हाई दिस एक्ट इज नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब अगर बात करेंगे स्कीम नंबर 2 की, यहां से आपका काम शुरू हो जाता है। शुरू कैसे हो जाता है, मैं आपको नाम बता दूंगा, आपको 4 लाइनें इनके बारे में पता कर लेनी है, नेट से सर्च कर लो, उसके बाद अपने नोट्स बना लेना, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अब आप यहाँ पर स्कीम देख लीजिए, स्कीम नंबर 2 जो है वो है अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट्स। इसके बारे में आप 4 लाइनें लिखोगे। सबसे पहली लाइन में क्या लिखोगे, इसकी एम क्या है, ठीक है। दूसरा मतलब डेट कब किया गया था, इसमें इम्प्लीमेंट कब किया गया था, वो आपको याद रखना है। तीसरा चीज मतलब ये कहाँ कहाँ पर लागू होती है, अगर कोई एक्सेप्शन है जहां पर ये
लागू नहीं होती है वो चीज आपको मेंशन करना है। ये 3 पॉइंट्स आपको पूरी तरीके से खुद करने पड़ेंगे इन स्कीम्स के बारे में, क्योंकि जब तक स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन पूरी तरीके से नहीं होती है, आपको पूरी तरीके से काम नहीं मिलेगा, तब तक आप मतलब पूरी तरीके से इन चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं हासिल कर पाओगे, क्योंकि दीज आर थ्योरेटिकल थिंग्स, यू हैव टू डू देम थ्योरेटिकली। अब अगर बात करेंगे स्कीम नंबर 3 की, जो है अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके बारे में भी आप यही 3 चीजें जरूर नोट कर लेना। अब अगर बात करेंगे अम्ब्रेला स्कीम अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ये स्कीम नंबर 4 है। मैंने टोटल कितनी बताई, कितनी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती है, 6 है होती है। तो अभी तक हमने कितनी पढ़ी, 4 पढ़ी। अब अगर स्कीम नंबर 5 की बात करेंगे तो अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ, इसमें कुछ क्लासेस आते हैं। एक तो आता है बैकवर्ड क्लासेस, दूसरा आता है डेफिनेटली एडिबल क्लासेस, तीसरा आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। आई होप कि यू मस्ट हैव मेमोराइज्ड दीज थिंग्स, और आपको ये चीजें पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये 5 स्कीम्स मैंने आपको अभी तक बताई। मूविंग टूवर्ड्स स्कीम नंबर 6, दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसके बारे में भी आप 3 चीजें पता कर लेना, वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। अगर हो सके तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो टाइप कर लेना। आपको इन स्कीम्स का क्या करना है, आपको एम, फिर से बताता हूं, एम आपको पता कर लेनी है कि इस स्कीम का एम क्या है। दूसरा, डेट कब इंप्लीमेंट किया गया। तीसरा, आपको मतलब ये कहां पर लागू होता है, एक्सेप्शंस कहां पर नहीं होता है। ये 3 चीजें आपको पता कर लेनी है इन स्कीम्स के बारे में। आई होप कि इन चीजों के बगैर एग्जाम में कोई भी चीज नहीं आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोर स्कीम्स के ऊपर डिस्कस